इस वीडियो में हम एसआई इन सीबीआई के बारे में ये सारे टॉपिक जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सारे कवर करेंगे, जिसमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, ट्रेनिंग, ट्रांसफर, क्वार्टर्स वगैरह में कैसे कैसे मिलते हैं, फैमिली लाइफ क्या रहती है, लीव एलटीसी, मेडिकल में क्या है, प्रमोशन क्या एस्पेक्ट्स हैं, सैलरी एंड एडिशनल बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, जॉब प्रोफाइल, टूर, रिटायरमेंट, इन सभी टॉपिक्स को मैंने एकदम डिटेल में बताया है। तो आप लास्ट तक बने रहें ताकि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन से अपन स्टार्ट करते हैं कि ये सबसे पहले आपको बता दूं कि सीजीएल एग्जाम के थ्रू इसका लगता है। सीजीएल एग्जाम आपको पता ही है, जैसे कि जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि किस क्या होता है उसमें टायर 1 टायर 2 टायर 3 लगता है, जिसमें टायर 1 टायर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और 3 है जो कि सब्जेक्टिव टाइप का रहता है। अगर आपको नहीं पता है, आपको पूरे डिटेल में इसकी जानकारी चाहिए तो आप नीचे जो मैंने बता रखा है rozgarwale.com पे जाके पूरा जो मेरा ब्लॉग पढ़ सकते हो, वहाँ पे इसकी पूरी जानकारी है। ये एक ग्रुप बी नॉन गस्टेड पोस्ट है जिसको कि लेवल 7 में रखा गया है। इसका जो पे स्केल है 44,900 से लेके 1,42,400 है। ये पे स्केल क्या होता है कि जब तक आपका प्रमोशन नहीं होता है आपको इसी पे स्केल के अंदर इंक्रीमेंट दे के आगे बढ़ाया जाता है। ये पोस्ट पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। इसमें एज लिमिट है 20 to 30 ईयर्स है, जो कि अगर आप कैटेगरी वाइज इसमें आपको वो मिलता है, जैसे ओबीसी को 3 साल और SC/ST को 5 साल की छूट है, वो छूट वगैरह रहती है, लेकिन ये जनरल कैटेगरी के लिए ये एज लिमिट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है कि जब फिजिकल आप देने जाते हैं तो क्या है कि देखो, ये कैंडिडेट्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रेफरेंस देते हैं सोच समझ के बने, जो भी इसका फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि लास्ट में मेरिट बन जाती है। मेरिट बनने के बाद में अगर आपने ये फिजिकल स्टैंडर्ड में आप अगर क्वालिफाई नहीं किए तो फिर आपको कोई भी दूसरी पोस्ट नहीं मिल पाती। इसलिए आप ये ध्यान रखिए पक्का कि आप ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स को क्वालिफाई करते हैं। वैसे नॉर्मली फिजिकल स्टैंडर्ड्स बहुत ही नॉर्मल है, आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या रहता है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर में क्या है कि जो हाइट है आपकी मैन के लिए 165 सेंटीमीटर है, फॉर वीमेन 150 सेंटीमीटर। हाइट रिलैक्सेशन सिर्फ हिली एरिया और ट्राइबल्स के जो हैं उनको दिया जाता है 5 सेंटीमीटर का। चेस्ट में मेल के लिए 76 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन। फीमेल के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। विजन ये मतलब जो मेडिकल के लिए जो बोलते हैं वो एक ये अपना जो विजन का उसमें वो देख लेते हैं, आई साइट वगैरह जो आपको विद और विदाउट ग्लासेस। डिस्टेंस विजन का 6/6 इन वन आई एंड 6/9 इन दी अदर है। नियर विजन में 0.6 इन वन आई एंड 0.8 इन अदर है। कलर ब्राइटनेस में इसमें ज़्यादातर लोग फंसते हैं। अगर कलर ब्राइटनेस आपको नहीं है तो नॉर्मली आप ये जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं आप देख ही रहे हैं, ये आपको पहले से पता रहता है, तो आप इसमें क्वालिफाई आराम से कर जाते हैं। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग वाला पार्ट है, जहाँ तक मैंने सुना है कि इसके अंदर में बहुत ही लोग एंजॉय करते हैं। ये ड्यूरेशन इसका जो है वो 8 मंथ्स का है। ये सीबीआई एकेडमी गाजियाबाद में इसका जो है ट्रेनिंग होता है। 2 फेजेस में ये होती है। अभी आप लोग कई सुन रहे होंगे कि भी इसका ड्यूरेशन ज़्यादा रहता है, लेकिन ज़्यादा नहीं रहता है। इसका 8 मंथ्स के आसपास ही ड्यूरेशन रहता है। इसमें जो 2 फेजेस रहते हैं उसके बीच में एक आपको ब्रेक मिलता है 7 डेज का, आप घर जा सकते हो। उसमें दोनों फेजेस के बीच में ही मिलता है। नॉर्मली ट्रेनिंग के अंदर में पीटी, ड्रिल, इंडोर क्लासेस, वेपन ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं रहती है, सिर्फ 1 वीक की वेपन ट्रेनिंग रहती है, क्योंकि आपको ड्यूटी के दौरान पे वेपन्स को यूज़ नहीं करना होता है। आपको नॉर्मली स्टेट पुलिस वगैरह का जो है कोई भी अगर आपको ऐसा कुछ रहता है तो वो आपके साथ में रहती है, इसलिए 1 वीक की ट्रेनिंग होती है, लेकिन फिर भी आपको उसमें फैमिलाइज किया जाता है। बाकी आपका पीटी हो गया, ड्रिल हो गया, इंडोर क्लासेस हो गया, ये सब होते हैं। ये नॉर्मल टाइम ट्रेनिंग रहती है जो कि CAPF में रहती है, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में बताया। अपनी वीडियो में नीचे डाल दूंगा उसमें क्या क्या टाइमिंग्स रहती है, सेम वही टाइमिंग रहती है। फिर भी आपको नॉर्मल बता देता हूँ मैं कि पीटी वगैरह के सुबह फॉल इन हो जाता है 6 AM के आसपास में। फिर 1-1.5 घंटा आपका जो है पीटी वगैरह चलता है। ऐसे ड्रिल का है कम से कम 1.5 से 2 घंटे चलता है दिन के अंदर में। दोपहर में इंडोर क्लासेस होती हैं और शाम के अंदर में फिर वही अपना खेलना कूदना रहता है, जिसमें कि मतलब आपका फुटबॉल वगैरह, वॉलीबॉल वगैरह ये सब रहता है। प्लस फॉल इन वगैरह सुबह शाम दोनों टाइम पे होता है। ये जो ड्यूरेशन 8 मंथ्स का काफ़ी अच्छा रहता है। जो भी एक्सपीरियंसेस हैं मेरे दोस्तों के या किसी के भी जिससे मैंने शेयर किए, तो उन्होंने बताया कि ये ड्यूरेशन काफ़ी मतलब कि इंफॉर्मेटिव भी रहता है, प्लस आपको इसमें एंजॉय भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब आप लोग ट्रेनिंग कर लेते हैं तो उसके बाद में क्या है कि आपको पोस्टिंग के लिए 3 चॉइसेस दी जाती हैं। आपको 3 चॉइस बन जाती है कि आपको कहाँ कहाँ पोस्टिंग चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है कि कई बार तो जितने भी बैचमेट जो रहते हैं बैच में, उनको लगभग अपने चॉइस के हिसाब से मिल जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि भाई आपको एक भी बार किसी एक भी कैंडिडेट को चॉइस पोस्टिंग नहीं मिलती है। तो वो डिपेंड करता है कि उस समय कहाँ पे पोस्ट वगैरह खाली है, कहाँ पे वैकेंसीज है। उस पर आपकी जो भी पोस्टिंग रहती है वो 3 years एट ए प्लेस, मतलब आपको 1 साल 3 साल तक लगभग एक जगह रहना ही पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम ये 5 to 6 ईयर पे चल जाती है। उससे भी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है अगर आपके पास में कोई सेंसिटिव केस आ गया और आपके जो सीनियर्स हैं उनको लगता है कि नहीं इस केस में जरूरत है, तो आपकी पोस्टिंग उस समय नहीं होती है। नॉर्मली जो पोस्टिंग्स हैं वो बिग सिटीज़ में रहती हैं या जो भी कैपिटल सिटी उसमें रहती हैं, तो आपको जो मेन सिटीज़ है उसी में रहने का मौका मिलेगा। इसमें आगे देखते हैं दोस्तों क्या है।
क्वार्टर्स का भी डिपेंड करता है कि भाई उसमें आप जब जाते हैं आपको कई बार मिल जाता है, कई बार आपको जाते नहीं मिल पाता है, क्योंकि जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पे तो आपको कम से कम 1 साल या कई बार 3 से 4 साल भी वेट करना पड़ जाता है। लेकिन कुछ जो छोटी सिटीज़ है जहाँ पे क्वार्टर्स की ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ रहती है वहाँ पे आपको ज़्यादा भी मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि भाई आप कौन सी सिटी में जा रहे हैं, उसके हिसाब से आपको क्वार्टर फैसिलिटी रहती है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई मतलब घबराने वाली कोई बात नहीं, अगर आपको क्वार्टर नहीं भी मिलता है तो आजकल HRA इतना हो गया है कि अपन बाहर में 2 BHK या 3 BHK अफोर्ड कर सकते हैं। तो पहले ये 6 पे कमीशन से पहले ये थोड़ी समस्या रहती थी, लेकिन अभी 7 पे कमीशन के बाद में HRA काफ़ी अच्छे होने के बाद में अपने को ये कोई समस्या नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं फैमिली लाइफ भी आगे मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग ब्रांचेस रहती हैं इसमें CBI के अंदर में। तो किस ब्रांच में आपकी पोस्टिंग है उस पर डिपेंड करेगा कि भाई आपकी फैमिली लाइफ कैसी है, क्योंकि इसमें डेस्क जॉब भी है प्लस टूर भी है बहुत सारे। तो टूरिंग जॉब में काफ़ी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहती है, जैसे कि एक कुछ ब्रांचेस हैं उसमें आपको मैं आगे चल के डिटेल में बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस में आपकी फैमिली लाइफ है, किसमें बैचलर लाइफ रहती है। लीव जैसे और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिलती है EL30, CL8, HPL20, RH2। इसमें CL और RH आपको उसी साल ले लेनी होती है, लैप्स हो जाती है, बाकी EL और HPL आपकी आगे कंटिन्यू रहती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं सैलरी। अभी सैलरी में देखिए दोस्तों, इसको क्या है कि मैंने XYZ सिटीज़ में इसको मैंने बाइफिकेट किया है। बेसिक कॉमन रहेगी सभी में 44,900। DA अभी के रेट के हिसाब से मैंने 17% पकड़ा है। अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री में DA फीस कर दी है जनवरी 2020 से लेके जुलाई 2021 तक। इसको अगर अपन पकड़े 17% के हिसाब से तो 7,633 रहता है। HRA XYZ 24, 16 एंड 8% है, जो कि 10,776, 7,184 और 3,592 मैंने पकड़ा है इसको। TA 3,600 है, जो भी क्लासिफाइड सिटीज़ हैं जो कि उसमें हायर ट्रांसपोर्ट अलाउंस में आती हैं, उनके लिए 3,600 है, बाकी 1,800। DA और TA 17% पकड़ के ग्रॉस अपन देखेंगे तो X सिटी में 67,000 अप्रॉक्स, Y में 63,000 और Z में 58,000 अप्रॉक्स इतना आता है। डिडक्शन में NPS में 10% करता है और गवर्नमेंट का 14% इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। पहले 10% कंट्रीब्यूशन था गवर्नमेंट का, लेकिन अब 14% कंट्रीब्यूशन कर दिया गया। CGHS, CGIS, PD जो है आपका प्रोफेशन तक, इसको सबको डिडक्शंस काट के आपका जो टेक होम है वो X सिटी में 61,000 अप्रॉक्स, 57,000 Y सिटी में और 51,000 आपका Z सिटी में। तो 61, 57, 51 मतलब ऑलमोस्ट आपको ये मान के चलिए कि 50,000 से ऊपर कोई भी सिटी में आप जाएंगे तो आपको मिलने वाला है। लेकिन इसके अलावा एक आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है अप्रैल में, और स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस जो कि आपका 20% ऑफ बेसिक पे प्लस DA, मतलब यहाँ पे आपका 44,000 प्लस 900 प्लस आपका 7,633 को प्लस करके उसका जो अपन 20% निकालेंगे वो एक्स्ट्रा आपको हर महीने मिलता है, और 1 मंथ की सैलरी अप्रैल में आपको एक्स्ट्रा मिलती है। ये मिलने का भी बहुत बड़ा कारण है क्योंकि जो जॉब प्रोफाइल रहती है SI की वो काफ़ी हेक्टिक रहती है। इनको कई बार 8-9 घंटे तो नॉर्मल है ही, उसके अलावा 12 से 15 घंटे भी काम करना पड़ता है। इवन सैटरडे संडे भी आके आपको काम करना पड़ता है, और कभी कभी तो टाइम का कुछ नहीं रहता है, आपको रात भर बैठ के भी काम करना पड़ता है। इस वजह से ये सब जो एक्स्ट्रा अलाउंस है इसमें दिए जाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आगे में और क्या है। अलाउंसेस ही हैं इसमें आपको, हाँ RTF ये भी सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है, जो कि 27,000 एकेडमिक ईयर में मिलता है आपको। 2 चिल्ड्रन तक है ये। इसमें आपको नॉर्मली एक फॉर्म भर के देना होता है और स्कूल से साइन करवाना होता है, तो आपको ये मिल जाता है। जो टूर पे जाते हैं उसमें होटल फैसिलिटीज़ में आपको 750 रुपीज़ पर डे मिलता है। अगर आप गेस्ट हाउस में ठहरते हैं तो ये सब क्लेम करने की जरूरत नहीं रहती है, नॉर्मली आपको गेस्ट हाउस मिल जाता है। फूड आपको 800 पर डे मिलता है। कन्वेंस के लिए ऑटो के लिए आपको 12 किलोमीटर के हिसाब से 225 पर डे है। ट्रेन बस के अंदर भी फैसिलिटी है। ट्रेन के अंदर आपको सेकंड AC ट्रेन का आपको फैसिलिटी मिलती है। नॉर्मली जो ट्रेन के अंदर में CBI के लिए जो कि एक्स्ट्रा कोटा रहता है, तो आपको इसमें कभी भी दिक्कत नहीं आती है। रिजर्वेशन वगैरह आपको मिल जाते हैं। DISP लेवल से ऊपर वाले को जो भी पोस्ट वाले रहते हैं उनको ऑथराइजेशन रहता है, अपने इकोनॉमिक फ्लाइट से वो जा सकते हैं। CGS हॉस्पिटल और मेडिकल क्लेम्स, इनमें मतलब ये एक ऐसी फैसिलिटी है कि आपको मेडिकल की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं रहती है। जब भी आपके अगर कोई, भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर कभी भी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी कुछ रहता है अपन उसको क्लेम कर सकते हैं। इवन कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी ऑथराइज रहते हैं जहाँ पे अपन जाके दिखा सकते हैं, बाद में मेडिकल जो भी है फॉर्म भर के अपन उसको क्लेम कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है अलाउंसेस और बेनिफिट में। LTC और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरह आपको भी लगातार जो भी नए रिक्रूट रहते हैं उनको 8 साल तक मिलती है। आपको 4 साल में 3 साल होम टाउन प्लस 1 ऑल इंडिया मिलता है, जिसमें से होम टाउन में से आप एक ऑल इंडिया को भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। और इसमें क्या आप लीव इंकेजमेंट भी करवा सकते हैं। जब भी LTC के लिए जाते हैं 10 लीव इंकेजमेंट आप करा सकते हैं एक टाइम पे, और 60 डेज का पूरे एंटायर सर्विस में करा सकते हैं। लेकिन जब भी आप लीव एंगेजमेंट करवाते हैं तो उस समय आपके पास में 30 ईयर्स बैलेंस रहनी जरूरी है, नहीं तो आप ये नहीं करवा सकते हैं।
आगे में इंक्रीमेंट एवरी ईयर आपको 1 जनवरी एंड 1 जुलाई में ही मिलता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी ज्वाइनिंग कब रही है। अगर आपकी ज्वाइनिंग के जस्ट 6 महीने बाद में जुलाई पड़ रहा है या तो उसके बाद में जुलाई पड़ रहा है तो आपका जुलाई से स्टार्ट हो जाता है इंक्रीमेंट, अदरवाइज वो जनवरी से स्टार्ट हो जाता है। रिटायरमेंट के टाइम पे आपको ह्यूज अमाउंट मिलता है एनपीएस की तरफ से, जो कि 60% आपको मिलता है। 40% आपका उसको पेंशन में कन्वर्ट किया जाता है। अगर आप 60 ईयर्स के बाद में रिटायरमेंट लेते हैं, उससे पहले लेते हैं तो 80% को आपको पेंशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ग्रेचुटी आपकी 20 लाख तक रहती है। लिविंग कैशमेंट जो 300 ईयर्स आपके इकट्ठे होते हैं उसका आपको मिलता है, लास्ट जो भी आपका बेसिक पे रहता है उसके हिसाब से। और आप सीजीएस फैसिलिटी बाद में भी ले सकते हैं, रिटायरमेंट के बाद में भी। इसमें बहुत ही कम अमाउंट, ज़्यादा नहीं रहता, 10 ईयर्स का लगभग आपको अभी के अमाउंट से देखें तो आपको 12,000 से लेकर 15,000 के हिसाब से आपको इसको एक बार जमा कराना होता है और लाइफ टाइम के लिए आप ये फैसिलिटी ले सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रमोशंस। अब प्रमोशन इसमें बहुत ही अच्छे चांसेस रहते हैं आपको। आप जस्ट 4 to 5 ईयर्स में इंस्पेक्टर बन जाते हैं। उसके बाद में 8 to 12 ईयर्स में आपको डिप्टी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट मिल जाती है। उसके जस्ट 5 साल बाद में एडिशनल सुपरिटेंडेंट और जस्ट 4 to 5 ईयर्स बाद में सुपरिटेंडेंट, ऐसे करके आप देख सकते हैं इसमें सीनियर सुपरिटेंडेंट तक जाने के चांसेस रहते हैं अगर आपकी इसमें कम उम्र में ज्वाइनिंग होगी। ये जो मैंने 4 to 5 ईयर्स लिखा है इसमें कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। कई बार क्या है कि वैकेंसी पे डिपेंड करता है कितनी वैकेंसी है कितनी नहीं करके। और सबसे अच्छी बात इसमें प्रमोशन में मेरे को लगी कि जो 4 ईयर्स के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं डीएसपी की पोस्ट के लिए। आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई कर सकते, मतलब उसको क्वालिफाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं 4 साल बाद में। लेकिन नॉर्मली इसकी बहुत सी पोस्टें निकलती नहीं है, बहुत ही कम पोस्टें निकलती है और हर साल भी नहीं निकलती। अभी तक लेटेस्ट 2017 में निकली है इसकी पोस्ट, उसके बाद में अभी तक नहीं निकली है। तो वो आपके लक पर डिपेंड करता है कि भाई अगर निकली और आपने उसको अच्छे से तैयारी किया तो आप सीधा डीएसपी की पोस्ट पे उसमें पहुंच सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो पोस्ट है सीबीआई की एसआई बहुत ही रेपुटेटेड पोस्ट है। आपकी पब्लिक के अंदर में, जो भी समाज के अंदर में, सोसाइटी के अंदर में बहुत ही अच्छी रेपुटेशन रहती है, एक दबदबा बना रहता है। और इसके अंदर में क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा वास्ट नॉलेज हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट जो भी सेक्टर्स हैं उसके अंदर आपको जाके कई बार रेट मारनी होती है या उसका नॉलेज हो जाता है, क्योंकि आपको वहाँ की इंक्वायरी वगैरह करनी रहती है। तो इसमें आप रिटायरमेंट तक, या रिटायरमेंट नहीं तो आप ये कह सकते हैं जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है आपका नॉलेज उसमें बहुत ही वास्ट होता चले जाता है। जॉब प्रोफाइल चलो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीबीआई ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि मतलब दूसरे जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको, उनके अंदर जो भी करप्शन वगैरह हो रहा होता है तो उनको चेक करती है या उनको डिटेक्ट करती है कि भाई इस तरह के करप्शन नहीं होने चाहिए। और कई बार एक ऐसा भी हो जाता है कि भाई उनके पास ऐसे केसेस आते हैं कि जैसे कि भाई कोई पैसे की चोरी कर रहा है, इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है, तो वो उस केस को इनकम टैक्स को फॉरवर्ड कर देते हैं। या जीएसटी का अगर कुछ ऐसा मतलब चोरी वगैरह का उनको पकड़ में आ रहा है तो वो जीएसटी डिपार्टमेंट जो भी है उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर फिर भी वहाँ पे अगर कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केस हो जाता है, वो केसेस वो लोग सोल्व नहीं कर पाते हैं, तो फिर सीबीआई के पास में आता है। नॉर्मली आपस में जितने भी डिपार्टमेंट्स रहते हैं उनके आपस में लिंक रहते हैं और वो उसी तरह से काम करते हैं। तो दोस्तों जॉब प्रोफाइल में ये जो एसआई की जो जॉब रहती है वो बिल्डिंग ब्लॉक रहती है सीबीआई की, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ऊपर वाले जो ऑफिसर्स हैं प्लस जो नीचे में कांस्टेबल्स वगैरह, हेड कांस्टेबल वगैरह जो काम करते हैं इनके अंडर में, उनके बीच की कड़ी रहती है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को। इनका जो नॉर्मली जो वर्क रहता है वो डॉक्यूमेंट्री वर्क और एविडेंस का रहता है। मतलब कि आपको कई बार केसेस के लिए जाना पड़ता है, पैरवी वगैरह करनी पड़ती है, तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे करने, एविडेंस वगैरह इकट्ठे करने, इस तरह का मतलब जॉब रहता है। टूरिंग और डेस्क जॉब दोनों रहता है। वो डिपेंड करता है कि भाई आपकी कौन सी ब्रांच में पोस्टिंग है। 8 to 9 आवर्स आपके मतलब नॉर्मली वर्किंग आवर्स हैं, लेकिन बहुत से टाइम पे आपको टाइम का कुछ नहीं है भाई। आपके केसेस मिल गए, आपको सॉल्व करना है तो आपको दिन रात उसमें लगे रहना पड़ता है। सैटरडे संडे को भी आपको काम करना पड़ता है। यूनिफॉर्म नहीं रहती है इसमें, नॉर्मली सिविल ड्रेस में ही सभी रहते हैं जो भी एम्प्लॉय रहते हैं इसके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी अपन ब्रांचेस की बात करते हैं। डिफरेंट ब्रांचेस में रहती है, जो कि इसमें से जो पहली ब्रांच है अपन देख रहे हैं स्पेशल यूनिट ब्रांच रहती है, जिसका मेनली काम रहता है टैपिंग करना फोन्स वगैरह का, जो सीक्रेट जो सर्विलेंस है वो करना, सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करना, विजिलेंस का काम, इन सब जो स्पेशल यूनिट है इसका काम रहता है। कई बार आपने सुना होगा कि भी किसी को नज़रबंद कर दिया गया, तो ये मतलब टैपिंग ऑफ कॉल से वो पता कर लेते हैं कि भाई इनकी प्रेजेंस से कहीं दंगे वगैरह तो नहीं होने वाले हैं, तो फिर उनको वो नज़रबंद वगैरह कर देते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ब्रांच रहती है, इनका मेन काम रहता है जो भी करप्टेड जो ऑफिशियल्स रहते हैं या जो भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं करप्शन केसेस के, तो सारे के सारे ये जो इस तरह के केसेस रहते हैं वो एंटी करप्शन ब्यूरो इसको डील करती है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो का मेनली काम ये रहता है कि भाई जैसे कि कोई भी पब्लिक ऑफिशियल है वो किसी करप्शन में इन्वॉल्व तो नहीं है, घूस वगैरह तो नहीं ले रहा है, तो उन सब तरह की जो भी काम रहता है वो एंटी करप्शन ब्यूरो वाले ब्रांच में रहता है। तो इनका नॉर्मली वैसे डेस्क जॉब भी रहता है और फील्ड जॉब भी रहता है।
और जो मैंने स्पेशल यूनिट का बताया इसके अंदर में नॉर्मली आपका फील्ड जॉब रहता है। तो फील्ड जॉब में थोड़ा सा क्या है कि फैमिली लाइफ के लिए थोड़ा रहता है, लेकिन कई बार ऐसी फील्ड जॉब रहती है कि भी आपके यूनिट में रहती है तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर आपको यूनिट से बाहर जाना पड़ता है तो थोड़ा उसमें फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बैंक फ्रॉड एंड सेक्रेटरी सेल BF&SC, ये इसमें जितने भी बैंक के जो फ्रॉड केसेस होते हैं वो ये ब्रांच डील करती है। बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क रहता है इसमें, कई बार बैंक्स वगैरह विजिट करना पड़ता है। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी का नॉर्मली आपको जानकारी होना चाहिए, नहीं भी होता है तो आपको इसमें जानकारी हो जाती है काम करते करते। ये नॉर्मली डेस्क जॉब टाइप रहता है और जो भी बैंक रहती है आसपास की आपके जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे होते हैं वहाँ पे आपको इसमें मतलब जाना पड़ता है बार बार। तो इसमें नॉर्मली फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है। एंटी करप्शन ब्रांच आ जाते हैं। ये एंटी करप्शन ब्यूरो जो मैंने आपको बताया उससे काफ़ी डिफरेंट रहता है। इसमें जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रहती हैं उस पॉलिसीज़ की लूप होल देख के अगर किसी ने करप्शन किया होता है, इरेगुलरिटी की वजह से करप्शन हुआ होता है, या किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हो, अवार्ड करने के टाइम पे उसने कुछ ऐसा करप्शन कर दिया हो, PSUs वगैरह में भी कुछ इस तरह के करप्शन होते हैं, तो जैसे कि आपने सुना होगा आर्म्स डील वगैरह है, तो ये इस तरह के अगर कोई करप्शंस रहते हैं तो उसको एंटी करप्शन ब्रांच डील करती है। अगली ब्रांच है साइबर क्राइम ब्रांच। अब नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें साइबर वाले जितने भी करप्शंस वगैरह होते हैं उसमें होता है, जैसे कि फिशिंग हो गया, मतलब कोई ईमेल फ्रॉड, ईमेल टाइप अगर आपके पास उससे कुछ फ्रॉड हो गया, हैकिंग, फ्रॉडरी ओवर नेटवर्क, डाटा किसी ने स्टील कर लिया, तो इस तरह के जो भी है केसेस है वो साइबर क्राइम ब्रांच में होते हैं। नॉर्मली ये पूरा डेस्क जॉब ही है, कभी कभी आपको आउट जाना भी पड़ता है। नेक्स्ट ब्रांच है इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। इसके अंदर में अगर बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज हो गई हो, जिससे कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, जैसे कि आपने सुना होगा 2G स्कैम, कॉल स्कैम, बैंक लोन फ्रॉड्स वगैरह, तो बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हैं, इस तरह के केसेस है वो ये विंग संभालती है। मोस्टली इसके अंदर में ऑफिस जॉब रहता है आपका, जो भी ओकेजनल विजिट रहते हैं फील्ड में, बाकी मोस्टली ऑफिस जॉब रहता है। इसमें अलग अलग यूनिट्स रहते हैं, जैसे बैंक फ्रॉड केसेस के यूनिट अलग है, फेक करेंसी नोट्स की जो रहती है वो यूनिट अलग रहती है, वाइल्ड लाइफ एंड पोचिंग केसेस, तो ये अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इसको डील करते हैं। तो नॉर्मली इसमें क्या है कि डेस्क जॉब भी रहता है, तो इसमें फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रांच के हिसाब से डिपेंड करेगा भाई आपकी फैमिली लाइफ कैसी है। नॉर्मली फैमिली लाइफ अच्छी रहती है, लेकिन जिसमें ज़्यादा टूर रहते हैं उसमें थोड़ा सा इफेक्ट करती है। तो आगे चलिए देखते हैं अपन आगे कौन कौन से वो ब्रांचेज हैं। स्पेशल क्राइम ब्रांच, इसमें बहुत ही हीनियस नेचर के जो कोई काम हो गया, जैसे मैं मर्डर, होमिसाइड, रेप, रॉबरी, इस तरह के, तो ये सारे केसेस है वो स्पेशल क्राइम ब्रांच इसको देखती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टूर्स इसी में होते हैं। ये बैचलर के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन फैमिली लाइफ थोड़ा इसमें रहती है, थोड़ा सा डिस्टर्ब रहती है। मैनी टाइम्स टूर रहता है जिसमें कि 2 मंथ्स तक स्ट्रेच, मतलब लगातार टूर भी रह सकता है आपको, मोस्टली अवे फ्रॉम फैमिली। एंड आपका एक पैक ही रहता है, उसको उठाओ और चल दो। कई बार ऐसे रहता है, आप आए रिपोर्ट किया, कई बार रात में आप आए हो, आपको फिर फ़ोन आ जाएगा कि भैया ये केसेस है इसके वापस देखना करके, तो आपको उस सिस्टम में मूव करना पड़ता है। तो ये सबसे हेक्टिक जॉब इसके अंदर में रहती है। अभी दोस्तों आपने ये देखा होगा कि भैया बहुत सारा हेक्टिक शेड्यूल भी है इसके अंदर में, और कुछ फैमिली लाइफ भी इसमें मतलब कई जगह पे अच्छी है, कई जगह अच्छी नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात ये बता दूँ कि अगर आपको किसी भी चीज़ में जाने का जुनून है तो उस काम करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उस काम करने में आपको मज़ा आना चाहिए, चाहे वो हेक्टिक हो चाहे ना हो, आपको अंदर से मज़ा आना चाहिए, तभी आप जॉब को एंजॉय कर पाओगे। इसलिए दोस्तों अगर आप CBI SIA से ज्वाइन करना चाहते हैं तो CGL की जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसको अच्छे से तैयार करें। उसके टिप्स भी मैंने दिए हैं, मैंने नीचे में ब्लॉग्स भी लिखे हैं, मैंने उसका लिंक नीचे डाल दिया है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो SI CBI पे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूँगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको जो भी नए वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों फिलहाल के लिए जय हिंद।